नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अंकित त्यागी। शाम के 4 बज गए हैं। अब से थोड़ी ही देर में संसद के अंदर, लोकसभा के अंदर जो 2 दिन से अविश्वास प्रस्ताव को लेकर जबरदस्त गर्मागर्म बहस जारी है, उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना जवाब रखने वाले हैं। इससे पहले कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने आज विपक्ष की तरफ से सरकार पर तीखे हमले बोले। उन्होंने कहा कि हम प्रधानमंत्री को सदन में ले आए हैं, यह हमारी कामयाबी है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री पता नहीं क्यों सदन में आने से कतरा रहे हैं, बच रहे हैं। इससे पहले अविश्वास प्रस्ताव पर आज लोकसभा में सबसे पहले निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री ने सरकार की तरफ से बहस की शुरुआत की। उन्होंने भारत को सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बताया। साथ ही साथ यह भी कहा कि पहले कहा जाता था गरीबी हटेगी, हाईवे बनेंगे, एयरपोर्ट बनेंगे, बैंक अकाउंट खुलेंगे। उन्होंने कहा कि लेकिन अब ये सब होने लगा है। अब होगा से हो गया तक की दूरी सरकार के इस कार्यकाल में पूरी हो रही। और मोशन की ताकत कितने हैं कि हमारे प्रधानमंत्री को हम लोग खींच के सदन में लाकर बैठे। यही ताकत होते हैं संसदीय परंपरा की। हम ये नो कॉन्फिडेंस मोशन आने के लिए कोई सोचा भी नहीं था, लेकिन हम बार बार ये गुहार लगाते आए थे कि कम से कम हमारी देश की प्रधानमंत्री सदन में आए और मणिपुर की मुद्दे पे हम बोलने का पहले कुछ बोले। ये सिर्फ हमारा मांग थी और कुछ नहीं। हमारा मांग कोई बीजेपी नेता से नहीं, हमारी मांग थी हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री से, जो लाजमी है क्योंकि हम भी ये सदन की मेंबर है। लेकिन पता नहीं प्रधानमंत्री जी क्यों इतना आड़े हुए थे कि सदन में ना आने की शपथ ले चुकी थी। तो इसी के चलते मजबूरन हमें भी ये संसदीय जो औजार इस्तेमाल करने की गुंजाइश है, ये संसदीय औजार को इस्तेमाल करते हुए हमें अविश्वास प्रस्ताव लाने पड़ी। ये अविश्वास प्रस्ताव लाने के पीछे सबसे बड़ा वजह है। प्रधानमंत्री जी को सम्मान के साथ ये कहना चाहते हैं कि देखिए प्रधानमंत्री जी, आप एक बार नहीं 100 बार प्रधानमंत्री बने, हमें कोई फर्क नहीं। इसमें हमें कोई लेना देना नहीं। हमें लेना देना भारत की आम जनता के साथ। जब मणिपुर गए तो मणिपुर की दशा देखा हमने, और दशा देखने के बाद हमें जरूर यह महसूस हुई कि कम से कम देश की सबसे बड़ा मुखिया होने के नाते प्रधानमंत्री जी को एक बार मणिपुर के आम वासियों के लिए कुछ संदेश देना चाहिए। कुछ संदेश देना चाहिए थे, शांति की कोई पैगाम लेकर प्रधानमंत्री जी को खुद कोई कार्रवाई करना चाहिए थे। कम से कम आपकी तरफ से एक बार मणिपुर के लोगों को अपना मन की बात रखना चाहिए थे। सीधे आपको इस वक्त लोकसभा लिए चलते हैं। राज्यवर्धन राठौर बीजेपी के एमपी इस वक्त बोल रहे हैं। कोई ना कोई संगठन, बाहर की कोई ना कोई एजेंसी कहीं ना कहीं इनके साथ मिली हुई है। मैं तो वापस उसी पे जाता हूं, क्या एमओयू हुआ था उस समय चाइना के साथ, जो आज तक भारत को नहीं पता। कहीं ना कहीं इन्होंने भारत को तोड़ने के लिए सुपारी उठाई हुई है। भारत को ये तोड़ना चाहते हैं हर तरह से। राजस्थान के अंदर दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। पिछले 4 साल के अंदर 60% दलितों पर अत्याचार बढ़ा है। बीकानेर के अंदर दलित महिला के साथ दुष्कर्म होता है और उसकी हत्या कर दी जाती है। जालौर जिले के अंदर एक 9 साल के दलित लड़के को मार दिया जाता है क्योंकि वो पानी पीने गया था। जमवा रामगढ़, मेरे अपने संसदीय क्षेत्र के अंदर एक महिला टीचर, मतलब टीचर तक को भी नहीं छोड़ा, एक महिला टीचर को जिंदा जलाया गया। वहां पर ये दलितों के ऊपर अत्याचार ये कर रहे हैं। इन्होंने हर तरह से धोखा दिया है। मैं घोषणा पत्र पर आता हूं, इन्होंने घोषणा पत्र में भी धोखा दिया है। ये तो अविश्वास लायक भी नहीं है। ये अविश्वास प्रस्ताव हमारी सरकार के खिलाफ लाए हैं, लेकिन पर ये
अविश्वास लायक भी नहीं है। इन्होंने राजस्थान के साथ विश्वासघात करा है, यह है असलियत इनकी। घोषणा पत्र के अंदर ये कहते हैं कि हम हस्तशिल्प कला और हथकरघा निदेशालय का गठन करेंगे, नहीं करा। यहां पत्रकार बैठे हैं, राजस्थान के पत्रकारों को इन्होंने बेवकूफ बनाया। बोलते हैं हम आपकी सुरक्षा के लिए एक अधिनियम लेकर आएंगे। 4.5 साल हो गए, एक भी अधिनियम नहीं आया। इन्होंने हर तरह से राजस्थान के साथ विश्वासघात करा है। और अविश्वास प्रस्ताव किसके लिए लेकर आए? एक ऐसी पार्टी जिसने जो कहा वो करा, एक ऐसी पार्टी जिसने बोला धारा 370 हटाएंगे तो हमने हटाया, हमने बोला राम मंदिर बनाएंगे तो हमने बनाया, हमने बोला आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब देंगे तो हमने दिया। हर तरह से उस सरकार के खिलाफ ये अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं। मैं इनसे आग्रह करता हूं, अगली बार यह घोषणा पत्र दें तो उसमें एक स्टार लगाएं। वो स्टार लगा के बोले टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, क्योंकि ये झूठ बोलते हैं, झूठ बोलने वाले। मैं अभी खत्म करता हूं, अपनी बात खत्म करता हूं ये कहकर कि जब जीत न सके बाजी वे हाथ मलने लगे, जब जीत न सके बाजी वो हाथ मलने लगे। आसमां सी ऊंचाई, प्रधानमंत्री मोदी जी और मोदी सरकार के लिए बोल रहा हूं, आसमां सी ऊंचाई देख वो जलने लगे। अभी तो बहुत कुछ तमन्ना है 56 इंच के सीने में। अरे रुकिए, बैठिए, अभी से आपस में क्यों लड़ने लगे? ये इनकी असलियत। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री सी थॉमस जी, अविश्वास प्रस्ताव पर लोकसभा में इस वक्त चर्चा जारी है। आप राज्यवर्धन राठौर को सुन रहे थे, सरकार की तरफ से अपनी बात रखते हुए। राज्यवर्धन राठौर जिनके जहां से आते हैं राजस्थान, इस बार वहां चुनाव भी हैं, तो उनके लिए उसकी तैयारी भी उनके सामने है। सीधे चलते हैं, हमारे सहयोगी इस वक्त राजीव रंजन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे बड़े सहयोगी मनोरंजन भारती इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में भी हैं। राजीव, आज का जो हाईलाइट अगर कहें तो जो हेडलाइनिंग एक्ट है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण है, उसको लेकर सब लोग इंतजार कर रहे हैं। कल जिस तरीके के वार हुए थे, राहुल गांधी ने करे हो या विपक्ष के बाकी लोगों ने करे हो, उस सब का लेखा जोखा लेकर प्रधानमंत्री आएंगे। कब तक उम्मीद जताई जा रही है प्रधानमंत्री के भाषण की? देखिए, बस थोड़ी ही देर बाद, कुछ देर बाद प्रधानमंत्री जो विपक्ष की मांग है कि मणिपुर पर बोले, सदन में जरूर आए हैं, लेकिन केवल मणिपुर पर नहीं बोलेंगे, बल्कि तमाम जो यूपीए सरकार की जो खामियां रही है उस पर बोलेंगे। जो विपक्षी दलों का गठबंधन बना है इंडिया के नाम से, उस पर बोलेंगे, उस पर हमला करेंगे, परिवारवाद पर हमला करेंगे, अवसरवादिता पर हमला करेंगे। तो विपक्ष की जो तमाम कमजोरियां हैं उस पर हमला करेंगे। हालांकि विपक्ष का ये कहना था कि शुरू से मांग कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री आए, और ये वजह है कि लोकसभा में कार्य स्थगन प्रस्ताव दिया गया था, राज्यसभा में जो नियम 267 के तहत बहस कराने की मांग की गई थी। लेकिन जब विपक्ष की मांग जो है सत्ता पक्ष ने स्वीकार नहीं की, तो यही वजह है कि लोकसभा में जो है अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया गया, ताकि जो है प्रधानमंत्री जो है सदन में आ सके, लोकसभा में आ सके और उनकी बातों का जवाब दे सके। नंबर गेम का कोई यहाँ मतलब नहीं है, क्योंकि अगर सत्ता पक्ष की बात करें तो सत्ता पक्ष 2.5 गुना ज़्यादा नंबर में है, यानी हर लिहाज से भारी है। तो अविश्वास प्रस्ताव जो है हर लिहाज से गिर जाएगा। और यहाँ पर हमें जो जानकारी मिल पा रही है, वोटिंग में नहीं होगा, संभवतः विपक्ष यहाँ से वॉकआउट कर जाएगा, क्योंकि नंबर इतना ज़्यादा है सत्ता पक्ष के पास कि उसके पास जो है वॉकआउट करने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। प्रधानमंत्री हर मुद्दे को लेकर बोलेंगे, और खास तौर से इस साल जो है 4-5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है और अगले साल लोकसभा का चुनाव है, तो हर मुद्दे को लेकर बोलेंगे और विपक्ष के हर सवाल का जवाब देंगे। बने रहिए हमारे साथ राजीव। बाबा, ये जो पूरी स्ट्रैटेजी थी प्रधानमंत्री को खींच के मणिपुर पार्लियामेंट में लाने की, कि मणिपुर पर विपक्ष चाह रहा था कि डिस्कशन भी हो जाए, प्रधानमंत्री अपना वक्तव्य भी दे दे, भाषण भी दे दे, उनसे कुछ सवाल ही पूछ जा सके। लेकिन कुल मिला के अगर देखा जाए, हम जो अभी चर्चा भी कर रहे थे, लोकसभा के अंदर बीजेपी के पास ब्रूट मेजॉरिटी है, ज्यादा लोग उनके होंगे। कल 2 घंटे से ऊपर का एक हमने भाषण सुना, जिस तरीके से परत दर परत हमले करे गए विपक्ष के ऊपर अमित शाह द्वारा। तो क्या ये स्ट्रैटेजी जो है ये इतनी सफल दिखाई आपकी कर रही है? ज्यादा मौका जो है वो सत्ता पक्ष को मिल रहा है अपनी बात रखने का, बुझे हुए तीर जो है विपक्ष के ऊपर साधने का। देखिए, सीधी सी बात है, ये जो विपक्ष का दाव है ना, वो उल्टा पड़ गया है। क्योंकि आपको मालूम है लोकतंत्र चलता है संख्या बल से, जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी पकड़ होती है। अब आपने अविश्वास प्रस्ताव लाए, आपका ये कहना था कि हम प्रधानमंत्री को हाउस में ले आए, प्रधानमंत्री बोलेंगे।
प्रधानमंत्री बोलेंगे जरूर, लेकिन उसके पहले 3 दिन से ये चर्चा चल रही है ना। तो क्या होता है, लोकसभा में संख्या के अनुसार आपको टाइम तय किया जाता है, वक्ता तय किए जाते हैं। आपके कितने सांसद हैं उस अनुसार आपको टाइम मिलेगा, उसी अनुसार आप उसी टाइम फ्रेम में आप 2, 3, 4 जितने भी वक्ता चाहे आप बुलवा सकते हैं। तो निश्चित रूप से बीजेपी के पास 300 का नंबर है, उनके ज़्यादा वक्ता होंगे, ज़्यादा टाइम मिलेगा। 3 दिन की चर्चा इसलिए रखी गई है, एक दिन जो है एक वक्ता का जो है हाईलाइट आपने देखा कल किस तरह से गृह मंत्री 2 घंटे बोले, एक चीज़ का जवाब दिया, परतें खोल दी, जैसा कि आप कह रहे हैं। राहुल गांधी का भी कल भाषण हुआ। अब जो है प्रधानमंत्री बोलेंगे, तो प्रधानमंत्री जब बोलेंगे तो हर केवल मणिपुर पर ही नहीं बोलेंगे, हर चीज पे बोलेंगे। तो उसके बाद तो कहीं ना कहीं विपक्ष को ये अंदाजा विपक्ष को भी है कि उनका दांव चला नहीं है। कोई और नियम के तहत चर्चा करा लेते, छोटी चर्चा करा लेते, तो शायद जो है वो आज के ये पर ये जो पूरी बात थी कि मणिपुर के ऊपर चर्चा हो, विपक्ष कोशिश कितनी भी कर ले, जैसे हम बात कर रहे हैं, अमित शाह को भी मौका मिला, सब हर जो भी सरकार की तरफ से वक्ता आता है पहले अपनी उपलब्धियां गिनाता है, फिर यूपीए की खामियां गिनाता है, और उसके बाद थोड़ा बहुत शायद 2-4 शब्द कहे जाते हैं मणिपुर के ऊपर। कुल मिला के अमित शाह को अगर छोड़ दिया जाए, होम मिनिस्टर को, तो बाकी सब इस तरह की स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है। तो राजनीतिक प्रयोग ज्यादा दिखाई पड़ रहा है पार्लियामेंट के इस पूरे अपॉर्चुनिटी का। देखिए, ये जो प्रस्ताव लाया गया है, ये सरकार के खिलाफ अविश्वास है। मणिपुर भले ही आपको लगता होगा कि मणिपुर केंद्र में, लेकिन मणिपुर केंद्र में नहीं है। वो जो चर्चा का जो विषय है वो है कि हमें, विपक्ष का ये कहना है कि हमें इस सरकार के प्रति अविश्वास है, तो उसको लेकर के ये चर्चा है। यदि आपको मणिपुर पे डिस्कस करना था तो आप एक नियम के तहत डिस्कस करना चाहिए था। स्पेसिफिक नियम होते हैं लोकसभा में, राज्यसभा में, उसमें भी अंतर होता है। किस नियम के तहत वोटिंग कराने की जरूरत होती है, किस नियम के तहत केवल चर्चा होती है। चूंकि आपने सरकार के खिलाफ, यानी सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री है तो प्रधानमंत्री जवाब देंगे, नहीं तो गृह मंत्री जवाब देते, कोई और चर्चा होती। इसलिए विपक्ष ने कहा कि नहीं, हम किसी और नियम के तहत नहीं लाएंगे, क्योंकि फिर गृह मंत्री बोलेंगे हम प्रधानमंत्री को बुलवाना चाहते हैं जी। तो आप प्रधानमंत्री के खिलाफ लाएंगे तो आपको अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा, तो फिर तो मणिपुर की बात खत्म हो गई। सरकार के खिलाफ अविश्वास है तो सरकार अपनी उपलब्धि गिनाएगी ही गिनाएगी। संख्या बल की मैं एक बार अंत में और बात करना चाहता हूं। लोकसभा में जैसे हम बार बार बता रहे हैं कि विपक्ष जो है उसके पास संख्या कुछ भी नहीं है, सरकार के पास दुगने से ज्यादा एमपी हैं विपक्ष के। तो संख्या बल के तौर पर अगर मान लीजिए ये चर्चा मणिपुर में राज्यसभा में हो जाती तो क्या ज्यादा सार्थक होती, विपक्ष को ज्यादा मौका मिलता सरकार को घेरने का? जी हाँ, निश्चित रूप से, क्योंकि वहां पर जो है वो कांटे की लड़ाई है। वहां पे फिर वो दलों का भी पता चल जाता जो फेंस पे बैठे हैं, जो कि सरकार को मदद करते हैं। अब दिक्कत यह है कि विपक्ष के पास लोकसभा में ना तो संख्या ना वक्ता है, कोई दोनों में तो एक चीज होना चाहिए ना। राज्यसभा में संख्या भी अच्छी खासी है, वक्ता भी है। यहाँ पे ले दे के अधीर रंजन चौधरी बोलने वाले, आप समझिए क्या हालत है कांग्रेस पार्टी की। यहाँ पे तो वक्ता भी नहीं है, संख्या भी नहीं है, तो फिर आपको फिर ये डिबेट आपको पहली जगह करवानी नहीं चाहिए थी। और भी चर्चा इस वक्त चल रही है, उस पर भी थोड़ी बातचीत करेंगे। लेकिन राजीव, अगर मैं आपके पास आना चाहूं तो क्या कहीं ना कहीं विपक्ष को, जो एमपीज हैं, उनको भी लगता है रणनीति में थोड़ी शायद चूक रह गई किसी, ये जो प्रधानमंत्री को लोकसभा में लाने के लिए उससे पहले की जिस तरह की पूरी तैयारी हुई है, उसमें कम से कम सत्ता पक्ष अभी हावी दिखाई पड़ रहा है, जिस तरीके से उन्होंने हार्ड हिटिंग की है। देखिए, यहाँ संख्या बल के हिसाब से और बातों के हिसाब, भाषण के हिसाब से जरूर हावी पड़ रहा है, लेकिन विपक्ष का ये कहना है कि मणिपुर जो है सत्ता पक्ष के लिए एक दुखती रग है, एक कमजोर कड़ी है। यही वजह है कि पूरा विपक्ष जो है मणिपुर के मामले में एकजुट है। जिस तरह से विपक्षी सांसदों का दल 29 और 30 जुलाई को मणिपुर जाता है और उसके बाद उसमें 21 सांसद शामिल होते हैं, सारे दलों के लोग, 16 दलों के लोग शामिल होते हैं और मोटे तौर पर एकजुट होते हैं। उनका ये कहना है कि मणिपुर मुद्दा एक ऐसा है कि जिस पर प्रधानमंत्री ने चुप्पी साध रखी है। जब सुप्रीम कोर्ट के मामला आता है तब प्रधानमंत्री इस पर अपनी चुप्पी तोड़ते हैं और एक दफा भी सदन के अंदर प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं बोला। प्रधानमंत्री वहां पर नहीं गए, न ही शांति की अपील की। तो ऐसे कई सारे सवाल हैं जो विपक्ष के सांसद लगातार उठा रहे हैं। गौरव गोगोई ने यह बात उठाई जब उसने अविश्वास प्रस्ताव की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि मैं केवल बस 3 सवाल उठाना चाहता हूं
पहला सवाल ये उठाना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री अब तक मणिपुर क्यों नहीं गए, प्रधानमंत्री क्यों 70 से 80 दिन तक इस मुद्दे को मौन रहे, और जो मणिपुर की जो राज्य सरकार है उसको क्यों नहीं बर्खास्त किया गया जब ऐसे हालात पैदा हुए जहां राज्य सरकार लगभग फेल हो चुकी है और केंद्रीय एजेंसियां वहां काम नहीं कर रही है। जी बिल्कुल, और अगर ये अविश्वास प्रस्ताव ना होता तो कम से कम जो पार्टी है, चाहे वो बीजेडी हो या वाईएसआर कांग्रेस हो, उनके लिए भी बड़ा मुश्किल होता सत्ता पक्ष का समर्थन करना अगर सिर्फ चर्चा मणिपुर पर हो रही होती। लेकिन बहरहाल विपक्ष ये बात जरूर समझ सकता है कि 100 दिन हो चुके हैं मणिपुर हिंसा को। आज प्रधानमंत्री उस पर बोलेंगे जरूर, कितनी देर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ये तो थोड़ी देर में चल ही जाएगा पता। लेकिन विपक्ष की शायद यही उपलब्धि उन्हें दिखाई पड़ेगी कि 100 दिन बाद प्रधानमंत्री को सदन के अंदर मणिपुर के विषय पर अपना वो बयान देंगे जरूर। छोटा सा एक ब्रेक लेके वापस आ रहे हैं। चर्चा पार्लियामेंट में भी जारी है, लोकसभा में भी जारी है, हमारी भी काउंटडाउन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को लेकर वो भी जारी है। जैसे ही प्रधानमंत्री बोलना शुरू करेंगे वापस आ रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ। कल राहुल गांधी के भाषण के बाद अब सबकी नजरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिकी हुई हैं, जो आकर अपनी सरकार के बचाव में जो विपक्ष ने जो सवाल पूछे हैं उनके जवाब देंगे। अब से कुछ देर में उम्मीद जताई जा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना भाषण रखेंगे। उससे पहले आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सरकार की ओर से आज कहें तो इनिंग्स की शुरुआत की और सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। वर्ड्स लाइक बनेगा, मिलेगा, ये सब हो गया। अभी हम वो नहीं है। जनता आजकल क्या उपयोग कर रहे हैं? बन गए, मिल गए और आ गए, यही हो रही है शब्दावली। मैं उदाहरण के लिए बोल रही हूं। यूपीए के समय बिजली आएगी करते थे लोग, अभी बिजली आ गई। गैस कनेक्शन मिलेगा, आज गैस कनेक्शन मिल गया। वाटर कनेक्शन मिलेगा करते थे यूपीए में, अभी मिल गया। पीएम आवास का घर बनेगा, अभी पीएम आवास का घर बन गया। आसानी से राशन मिलेगा करते थे, अभी आसानी से राशन मिल गया। इसीलिए सर इसका समझ आवश्यक है। एक्चुअल डिलीवरी से ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ना कि मुंह से शब्द कहकर गुमराह करने से। मजबूत इकोनॉमी चाइना जैसे आज एकदम कंज्यूमर डिमांड स्टैग्नेशन के सिचुएशन में है और वेजेस स्टैग्नेशन में है। आज भारत के मीडिया भी ये लिख रहा है कि शायद चाइना एकदम डिफ्लेशन में चली जा रही है। चाइना का सिचुएशन, यूरोजोन का सिचुएशन, यूके का सिचुएशन, और आप सब मीडिया में 2 दिन पहले देखे होंगे कि यूएस का डाउनग्रेड हुआ और उसके कारण उनके स्टॉक मार्केट में उथल पुथल होने लगा कि भारत के इकोनॉमी को एक बार हम इस नजरिया से देखते हुए भारत के इकोनॉमी का हालात को समझना चाहिए। 2013 में जो मॉर्गन स्टैनली ने दुनिया में 5 सबसे नाजुक इकोनॉमी के लिस्ट करते हुए भारत का भी उसमें जोड़ा। 2013 India was declared as a fragile economy. उसी मॉर्गन स्टैनली आज भारत को अपग्रेड करते हैं, भारत को हायर रेटिंग देते हैं। हमारे सरकार की पॉलिसी के वजह से आर्थिक सुधार हुआ, कोविड के बावजूद भी सुधार हुआ और आज हम देश सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। पूरे एक दशक को वेस्ट किया यूपीए ने, पूरे बर्बाद हो गए, वेस्टेड पूरे एक डिकेड है क्योंकि करप्शन और क्रोनिज्म ज्यादा था। मगर आज every crisis and every adversity has been changed into a reform and an opportunity. उसके वजह से आज हम हाई ग्रोथ, लो इन्फ्लेशन में रह रहे हैं, whereas यूपीए के समय लो ग्रोथ और हाई इन्फ्लेशन था कैरेक्टर। जनता ने नो कॉन्फिडेंस यूपीए के खिलाफ 2014 में और 2019 में
उठाए और उनको हराए। वही हालत होगा सर 2024 में भी। वहीं इस प्रस्ताव के पक्ष में, यानी कि अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में विपक्ष की ओर से असदुद्दीन ओवैसी ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने क्या कहा, आपको वो सुनवाते हैं। इसकी एक बेहतरीन मिसाल है, इस मुल्क में एक नफरत का माहौल, बल्कि एक आतिश को पैदा कर दिया गया, मुसलमानों के खिलाफ नफरत का माहौल। ये 9 साल का इनका ये कारनामा है। तीसरा सर, मणिपुर के ताल्लुक से कल बड़ा लंबा जवाब वजीर दाखिला ने दिया। सर, आसाम राइफल के ऊपर केस बुक हो जाता है, FIR हो जाता है। क्या हो रहा है वहां पर? कहां गया आपका कॉन्शियंस, कहां गया आपका जमीर, जब वहां की महिलाओं की अस्मत रेजी की जा रही है? और आप मुख्यमंत्री को नहीं हटाना चाहते इसलिए क्योंकि वो कोऑपरेट कर रहा है। सर, मैं हरियाणा और मणिपुर के वजीर आला के लिए, किसी शायर ने अच्छा कहा था कि कुर्सी है तुम्हारा ये जनाजा तो नहीं, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? चाइना के ऊपर कोई नहीं बोलते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने उस वक्त 2013 में जब प्रधानमंत्री नहीं थे कहा था कि समस्या बॉर्डर पर नहीं दिल्ली में है। अगर हम अपनी जमीन पर हैं तो डिसएंगेजमेंट क्यों कर रहे हैं? क्या आज चीन हमारी जमीन पर नहीं बैठा है? क्या आज चीन से आप बातचीत कर रहे हैं? आप डिसएंगेजमेंट कर दिए। बताइए डी-एस्केलेशन, डी-इंडक्शन कब होगा? मैं आपके जरिए से हुकूमत को बता रहा हूं कि अगर प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद में शी जिनपिंग को बुलाकर झूला झुलाया था, क्या हुआ? क्या नतीजा निकला उसका? चेन्नई दिखाया, क्या नतीजा निकला? सर, इसलिए चीन पर बोलिए, चीन को उखाड़ कर फेंकिए। हमारे सहयोगी मनोजन भारती इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बाबा, सब एक जो सवाल जैसे हम बात कर रहे थे कि क्या ये पासा उल्टा पड़ गया, लेकिन कुल मिला के अगर देखा जाए तो एक होता है कि आंकड़ों के आधार पे घेरना, दोनों तरफ से अमित शाह ने कोशिश जरूर की, उनके अलावा दोनों तरफ से ये ऐसा लगा कि जैसे एक राजनीतिक रैली के भाषण चल रहे हैं। राहुल गांधी का जो भाषण था वो इमोशंस में बहुत हाई था, लेकिन सब ये कह रहे हैं कि शायद और थोड़ा सब्सटैंशियल भाषण होना चाहिए था, सरकार को घेरता हुआ भाषण होना चाहिए था। गौरव गोगोई को अगर छोड़ दिया जाए विपक्ष की तरफ से और अमित शाह को छोड़ दिया जाए सत्ता पक्ष की तरफ से, मोटा मोटा ऐसा लगा कि कुल मिलाकर एक राजनीतिक रैली का भाषण चल रहा है। जी हाँ, एकदम पूरा रैली वाली फील है। ऑडियंस भी है, बाहर भी ऑडियंस है, अंदर भी ऑडियंस है, और पूरे मन से भाषण हो रहा है। जिन मुद्दों के लिए यहाँ पे डिबेट होनी चाहिए उस पे डिबेट नहीं हो रही है। सरकार अपनी सारी उपलब्धियां गिना रही है, पिछले 5 साल की उपलब्धियां जिसको आप कहते हैं वो सारी गिना रही है। विपक्ष जो है उनमें से जिस ढंग से अभी आपने ओवैसी को सुना, जो इस ढंग से टुकड़े टुकड़े करके वो सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। मणिपुर पूरी तरह से गौन है। आपने कहा राहुल गांधी ने 2-3 लाइन बोली, 4 लाइन की मैं गया था, मैंने ये देखा, और जवाब में जो है गृह मंत्री ने बोला। उसके अलावा किसी सांसद ने शायद ही मणिपुर शब्द का उपयोग किया होगा। हाँ। तो जो जिस मुद्दे के लिए डिबेट किए हैं वो है नहीं। सबको मालूम है ये सत्र खत्म होगा, उसके बाद कल सत्र का आखिरी दिन है, तो ये एक मौका है बाहर जो ऑडियंस है उसको एड्रेस करो। पर क्या मणिपुर के साथ साथ जिस तरह से सरकार इस कोशिश कर, निर्मला सीतारमण ने आज अपनी उपलब्धियां गिनाई, अमित शाह ने उपलब्धियां गिनाई, विपक्ष को भी सरकार की विफलताएं मणिपुर के साथ साथ गिनानी चाहिए थी, आंकड़ों के साथ और बेहतर अपना बात रखनी चाहिए थी। मैंने कहा ना, विपक्ष के पास ना संख्या है ना वक्ता है। हाँ। ना वो होमवर्क करते हैं, तो कहां से होगा? आपको दिखाई नहीं देगा ना वहां पे। जब आप देखेंगे कि लिस्ट ऑफ स्पीकर सरकार के इतने हैं और या एनडीए के कितने हैं और लिस्ट ऑफ स्पीकर जो है वो विपक्ष के कितने हैं, तो वो जब संख्या बल के आधार पे समय तय होता है तो उनको ज़्यादा समय है, तो उसके बाद तो आपको वो पता नहीं चलेगा। एक आध स्पीकर आपको बीच बीच में अच्छा लगेगा कि इसने अच्छा बोला, इसने अच्छा बोला, इसने अच्छा बोला, लेकिन उसका कितना इम्पैक्ट होगा ये मैं नहीं बता सकता। बिल्कुल, और इसके साथ साथ कई सारी कंट्रोवर्सीज भी इसमें इकट्ठी हुई। राहुल गांधी जब बोल रहे थे तो सांसद टीवी ने कितना दिखाया, उसको लेकर चर्चा हुई, उसको लेकर काफी बहस भी हुई। एक आरोप भी लगा कि एक इनडिसेंट जेस्चर, एक फ्लाइंग किस का जेस्चर राहुल गांधी ने किया, तो ये भी कहीं ना कहीं मुद्दों से भटकती हुई पूरी ये जो डिबेट है ये नजर आई। बने रहिए हमारे साथ, हम एक छोटा सा ब्रेक लेके वापस जरूर आ रहे हैं, लेकिन इंतजार अब इस चर्चा में, बहस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, और उसके बाद क्योंकि यह अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष की ओर से लाया गया है तो आखिरी मौका विपक्ष को मिलेगा प्रधानमंत्री के जवाब के बाद। तो
वोटिंग से पहले देखना होगा कि विपक्ष की तरफ से क्या गौरव गोगोई ही वो जवाब देने आएंगे या किसी और सांसद को खड़ा किया जाता है। छोटा सा ब्रेक लेके वापस आ रहे हैं। तो इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जवाब का। अविश्वास प्रस्ताव पर 4 बजे का वक्त था। अभी जो बीजेपी के और विपक्ष के कुछ सांसद हैं जिनका नाम उनसे पहले लगाया गया था, वो अभी अपनी बातचीत पूरी कर रहे हैं, रख रहे हैं। लेकिन तीखी बहस लोकसभा में इस वक्त चल रही है अविश्वास प्रस्ताव पर। और कौन कौन से वक्ता, ज्योतिरादित्य सिंधिया जो हैं सरकार की तरफ से मंत्री, उन्होंने भी सरकार का पक्ष रखा। एक जमाने में कांग्रेस में होते थे और आज कांग्रेस की तरफ ही उन्होंने सबसे ज्यादा हमला किया। इस देश का सद्भाव, इस देश की विचारधारा निर्मित की जाती है। जिस प्रजातंत्र के मंदिर से देश की 140 करोड़ जनता अपनी प्रेरणा लेती है, उस प्रजातंत्र के मंदिर में यह स्पष्ट हो गया है अध्यक्ष महोदय कि इन लोगों को ना देश की चिंता है, ना प्रधानमंत्री के पद की चिंता है, ना राष्ट्रपति के पद की चिंता है। इनको तो केवल अपनी हैसियत की चिंता है। ये देश को पूर्ण रूप से स्पष्ट हो गया। सर, इस सदन ने कई अविश्वास प्रस्ताव इससे पहले देखे, पर मुझे लगता है ये अपने में एक ऐसा अनोखा अविश्वास प्रस्ताव है जिसमें अविश्वास सरकार के प्रति कम बल्कि विश्वास बढ़ाना अपने इस नए गठबंधन के प्रति ज्यादा प्राथमिकता दी जा रही है। इन लोगों को इस बात को दर्शाना है कि किस तरीके से ये गठबंधन इनके साथ है, जिस गठबंधन को बनाने का ये लोग एक लंबे समय से ये लोग प्रयास कर रहे हैं। जिस उद्देश्य के साथ इस प्रस्ताव को यहाँ पर लाया गया है मणिपुर को लेकर, उस पर सर मैं जरूर अपनी बातों को यहाँ पर रखना चाहूंगा। सर, पिछले 3 दिन से बहस चल रही है और इन 3 दिनों में सर सिर्फ दोषारोपण ही किया गया है। सिर्फ यहाँ पर बातों को दोष लगा कर बताया गया है, किसी ने भी यहाँ पर समाधान देने का प्रयास नहीं किया। ये नो कॉन्फिडेंस मोशन की ताकत कितने हैं कि हमारे प्रधानमंत्री को हम लोग खींच के सदन में लाकर बैठे। यही ताकत होते हैं संसदीय परंपरा की। हम ये नो कॉन्फिडेंस मोशन आने के लिए कोई सोचा भी नहीं था, लेकिन हम बार बार ये गुहार लगाते आए थे कि कम से कम हमारी देश की प्रधानमंत्री सदन में आए और मणिपुर की मुद्दे पे हम बोलने का पहले कुछ बोले। ये सिर्फ हमारा मांग थी और कुछ नहीं। हमारा मांग कोई बीजेपी नेता से नहीं, हमारी मांग थी हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री से, जो लाजमी है क्योंकि हम भी ये सदन की मेंबर है। लेकिन पता नहीं प्रधानमंत्री जी क्यों इतना आड़े हुए थे कि सदन में ना आने की शपथ ले चुकी थी। तो इसी के चलते मजबूरन हमें भी ये संसदीय जो औजार इस्तेमाल करने की गुंजाइश है, ये संसदीय औजार को इस्तेमाल करते हुए हमें अविश्वास प्रस्ताव लाने पड़ी। ये अविश्वास प्रस्ताव लाने की पीछे सबसे बड़ा वजह है। वहीं दूसरी खबर की तरफ रुख करते हैं। दिल्ली सेवा बिल पर प्रस्तावित सेलेक्ट कमेटी के मामले में सांसदों के फर्जी साइन का जो पूरा एक आरोप राघव चड्ढा पे लग रहा है, उस पर आज आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने बीजेपी को चुनौती दी है। राघव चड्ढा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि नियमों के मुताबिक सेलेक्ट कमेटी में नाम प्रस्तावित करने के लिए लिखित सहमति या हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं होती। उन्होंने चुनौती दी कि बीजेपी को दस्तावेज लेकर आए जहां हस्ताक्षर की आवश्यकता लिखी हुई हो। राघव चड्ढा ने यह भी कहा कि फर्जीवाड़े की झूठी बात फैलाई जा रही है। उन्होंने कहा कि उनकी आवाज नहीं दबेगी। इससे पहले ऐसी खबरें आ रही थी कि राघव चड्ढा को इस मामले में विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया जा सकता है। राज्यसभा की विशेषाधिकार समिति के सामने इस मामले पर कल बैठक भी हुई थी। फर्जी साइन का जो एक अफवाह फैलाई जा रही है, यह सरासर गलत, झूठ और बेबुनियाद है। और मैं आज इस मंच से बीजेपी के नेताओं को चुनौती देता हूं कि वो कागज लेकर आए मेरे सामने। शो मी दैट पीस ऑफ पेपर जिसपे ये दस्तखत है।
तो राघव चड्ढा अपनी बात इस पर रख रहे थे, कह रहे हैं कि ये उनके खिलाफ षड्यंत्र की कोशिश है और उन्होंने ऐसा कोई भी नियम नहीं तोड़ा जिसको बीजेपी जो है उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी मौद्रिक जो नीति है उसका आज ऐलान किया। रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। 6.5% पर बना रहेगा ब्याज दर। लोन लेने वालों पर नहीं बढ़ेगा ईएमआई का बोझ। सही ट्रैक पर बढ़ रही है इकोनॉमी, भारत की अर्थव्यवस्था, ऐसा आरबीआई गवर्नर ने कहा। आने वाले समय में दुनिया का ग्रोथ इंजन बनेगा भारत, ये भी आरबीआई गवर्नर का दावा। हम दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था, ग्रोथ लगातार जारी है। ग्लोबल अर्थव्यवस्था में बदलाव का फायदा लेने की सबसे बेहतर स्थिति में भारत है। साथ ही साथ गवर्नर शक्तिकांत दास ने यह भी कहा कि वैश्विक विकास में भारतीय अर्थव्यवस्था का 15% योगदान है। The Monetary Policy Committee decided unanimously to keep the policy repo rate unchanged at 6%, 6.5%. Our economy has continued to grow at a reasonable pace, becoming the 5th largest economy in the world and contributing around 15% to global growth. चलिए, तो आज के लिए सवाल इंडिया का में इतना ही। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में, लोकसभा में अपनी बात रखेंगे। 4 बजे का वक्त था, उसी को अब इंतजार किया जा रहा है। एक एक करके वक्ता अपनी बात वहां पर रख रहे हैं। कुछ देर में प्रधानमंत्री बोलेंगे और उसके बाद विपक्ष को मौका मिलेगा इस पूरी डिबेट पर अपनी फाइनल कंक्लूजन को रखने का। गौरव गोगोई उम्मीद करी जा रही है कि विपक्ष की ओर से प्रधानमंत्री के बाद बोलेंगे।